एट्थ क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और जिसमें हम स्टडी कर रहे थे धातु और अधातु। इंग्लिश टर्म है मेटल्स और नॉन मेटल्स। धातु और अधातु के आपको मैंने एग्जांपल बताए कि धातु जैसे हम देखते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। अधातु कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। और आपको मैंने 1 से 20 तत्व नोट किए हैं, आपको PDF मिली है तो आप उसमें चेक कीजिए कि उसमें 1 से 20 तत्व बताएं, उसी में से हैं धातु और अधातु। जिनमें से लोहा और चांदी जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, इनके क्या है परमाणु क्रमांक काफ़ी आगे जाके, जैसे आयरन या लोहा है उसका 26 है, तो मैंने केवल आपको 1 से 20 तक तत्व बताए हैं। उनमें जो धातुएं हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये धातुएं उनमें कंसीडर होती हैं। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी लिखवाए थे और आज उनके हमने भौतिक गुण भी स्टडी किए थे कि धातुओं में चमक है, कठोरता है, सुचालक है, और ये भौतिक गुण हमने स्टडी किए। फिर हमने रासायनिक गुण भी स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर से आप और देखिए इनके रासायनिक गुण कि हमने क्या पढ़ना है आज, धातु और अधातु के रासायनिक गुण। तो इसमें पहला हम देखते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन मीन्स O2। O2 से जब हम क्रिया करवाते हैं तो धातु, जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें, कॉपर, या हम इसे कहते हैं तांबा, तो ये O2 से क्रिया कर धातु क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। इसी प्रकार हम यहाँ देखें कि अधातु की जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड। क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे C+O2 क्या बना, CO2, S+O2 क्या बना, SO2, ये अधातु है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इनकी हम प्रवृत्ति भी देखते हैं कि धातु ऑक्साइड है, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ये आपको याद रखना है। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। एक एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे हमने बात की कि हमने MgO की जब हम H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ बनता है MgOH2, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, क्षार। इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। और जब हम SO2 या CO2 की क्रिया करवाते हैं H2O से तो यहाँ क्या बनता है, H2SO3 या बनता है H2CO3। ये क्या होते हैं, अम्ल। इसलिए अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। और इस क्षारीय और अम्लीय को चेक करते हैं अगर हम लैब में, तो ये क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। ये इनका हम टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती, अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। इसीलिए स्टूडेंट्स फास्फोरस अधातु P, या हम इसे कहते हैं फास्फोरस अधातु, क्या होती है, बहुत ही क्रियाशील होती है। और इसकी क्रियाशीलता को कम करने या ये वायु के संपर्क में न आए, इसलिए इसे किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती है, और अगर ये वातावरण में इसे हम खुला रखेंगे तो यह क्या है, आग पकड़ लेती है। इसलिए वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे किस में रखा जाता है, जल में। जबकि धातुएं जल से क्रिया करती हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं
कि सोडियम धातु है जल से क्रिया कर क्या बना लेती है, NaOH, और क्या बनाती है, H2। धातुएं जल से क्रिया करती है। यहाँ भी हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु है, इनका वायु और जल से संपर्क तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में, क्योंकि अगर ये वायु या जल के संपर्क में आती हैं तो ये विस्फोट कर लेती हैं और आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनका वायु और जल से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये हमारी सेकंड अभिक्रियाएं होगी जल से अभिक्रिया। थर्ड है अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल जैसे हमने देखा HCl है, H2SO4 है, तो इसमें भी यहाँ ध्यान रखनी है कि अधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती। अगर करती हैं तो इनके लिए अलग अलग कंडीशन देनी पड़ती है जो हमारे इस लेवल पर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ हम क्या ध्यान रखेंगे कि अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जबकि धातुएं अम्ल से क्रिया कर, धातु जैसे हम मैग्नीशियम लें या सोडियम, इनकी जब आप अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, MgCl2 प्लस H2, या यहाँ हम लिखें तो NaCl प्लस H2, यानी यहाँ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई भी क्रियाशील धातु या तत्व है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी के विलयन से विस्थापित कर सकता है, और ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट इसका विलयन होता है नीला। नीला क्या है, विलयन। इसमें जब हम क्या डाल देते हैं, जिंक धातु, तो ये क्या बनाती है, जिंक सल्फेट प्लस यहाँ क्या निकलता है, कॉपर, और ये विलयन कैसा होता है, रंगहीन। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस जिंक, यहाँ क्या बना, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ से कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक ने, तो यहाँ क्या बन गया, ZnSO4। ये क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। हम इस तरह से एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे हम आपकी क्लासेस में बात करें, 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं आपस में, अगर आप में जो बच्चा ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी युक्त बच्चा होगा, वो क्या करता है, अपने से वीक बच्चे को क्या कर देता है, उस सीट से रिप्लेस कर सकता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया, कि ये अधिक क्रियाशील धातु है, इसने इस कम क्रियाशील को इसी के विलयन से हटा दिया और खुद यहाँ पर आ गया। क्या कहलाती है ये, विस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया क्षारों से अभिक्रिया। हम भी स्टूडेंट्स अधातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, जबकि धातु जैसे हम बात करें सोडियम या हम बात करें जिंक धातु की, जिंक धातु है वो क्षार से अभिक्रिया कर क्या बना लेती है, Na2ZnO2 प्लस H2। या हम बात करें कि एल्यूमिनियम की जब हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन। मतलब मेन टारगेट ये है कि धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करवाओ तो भी H2 गैस निकलती है, क्षार से अभिक्रिया करवाओ तो भी H2 गैस निकलती है, और अगर जल से अभिक्रिया करवाओ तो भी H2 गैस रिलीज होती है। और अधातुएं हैं वो ना तो जल्दी से अम्ल से अभिक्रिया करती है, ना ही क्षार से करती हैं, और ना ही जल से करती हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार के रासायनिक गुण हैं कि धातु और अधातु की हमने वायु से अभिक्रिया करवाई,
जल से विक्रिया करवाई, अम्ल से, विस्थापन और क्षारों से। ये 5 प्रकार की विक्रियाएं, ये हैं हमारे स्टूडेंट्स धातु और अधातु के रासायनिक गुण। अब इनका बिल्कुल लास्ट छोटा सा टॉपिक रहता है उपयोग। हमने ये टॉपिक लेसन देखे थे, प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में बहुत सारे उपयोग देखे थे कि बर्तन हैं रसोई घरों में या हमारे घरों में जितने भी उपकरण हैं उन पे प्लास्टिक का आवरण होता है ताकि वो विद्युत रोधी बने रहें, ना तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह हो और ना ही विद्युत का, ताकि वो बर्तन या वस्तु है गर्म या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित न हो। इसीलिए क्या है, ये जो बने हुए बेसिकली कैसे होते हैं बर्तन, ये क्या है धातुओं से बने होते हैं। तो सबसे पहला तो आप देखिए कि आपकी रसोई में आप चेक कर सकते हैं बर्तन कैसे बने होते हैं धातुओं से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो ये वायर्स हैं, तार हैं, ये कैसे बनी होती है तांबे की। उन पर बाहरी आवरण प्लास्टिक का होता है, लेकिन ये बेसिकली इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तांबे के द्वारा। तांबे की है तभी तो उसमें क्या है, विद्युत प्रवाहित होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यानी इस कैटेगरी में क्या आ सकते हैं, ये बिजली के उपकरण, वाहनों के उपकरण या भाग, ये किससे बने होते हैं, धातुओं से। इसके अलावा हम घरों में देखते हैं कि एल्यूमिनियम और लोहे की चादरें बनी होती हैं जिनका इस्तेमाल छाया के लिए या छत बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी कैसे बनी होती है, धातुओं से बनी होती हैं। या लोहे की जो पतली तारें होती हैं, पतली तारें, इनका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोना और चांदी। तो सोना और चांदी है, इनसे क्या तैयार किए जाते हैं, आभूषण। फिर हमने एक पढ़ा था पारा, धातु पढ़ी थी Hg, जो किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, और इसका कहाँ उपयोग होता है, थर्मामीटर में। थर्मामीटर क्या है, जिससे हम ताप मापते हैं। ताप यानी डॉक्टर हमारा बुखार चेक करते हैं, वो थर्मामीटर है। उसमें कौन सी धातु होती है, पारा। उसके बाद अगर हम बात करें अधातु, तो अधातु में पहली है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे क्या काम आती है, श्वसन क्रिया में हम ग्रहण करते हैं। फिर हम बात करें क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, जल शुद्धिकरण में काम आती है, जल शुद्धिकरण में। इसके बाद हम देखें फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, दिया सिलाई। दिया सिलाई यानी माचिस, देखी होगी आपने, दिया सिलाई या माचिस। और या हम बात कर सकते हैं ये फास्फोरस और सल्फर है, इनसे पटाखों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो ये उर्वरक में काम आती है। इसी के साथ यहाँ एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन भी बनाया जाता है जो कि घावों पर लगाने में काम आता है, और ये है आयोडीन से बनता है। कैसे बनता है ये, आयोडीन। और ये सब कैसे हैं, अधातु की। ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में, जल Cl2 जल शुद्धिकरण में, फास्फोरस दिया सिलाई या माचिस में, सल्फर से पटाखे या औषधियों में भी काम आता है। नाइट्रोजन उर्वरकों में यानी पौधों के लिए, और आयोडीन है वो एंटीबायोटिक यानी घावों के उपचार में। तो इस प्रकार ये हमारे पास धातु और अधातु के यहाँ क्या देखे हमने, उपयोग या यूजेस। तो ये हमारा 4th चैप्टर आज स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आपके 4 चैप्टर हो गए हैं। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और इन्हें याद कीजिए, लर्न कीजिए। आपको आगे आने वाले कुछ ही दिनों में टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा, तो आपको टेस्ट शेड्यूल है उसे भी फॉलो करना है और अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको शो करना है। गुड लक, थैंक यू।